तो सर क्या ये कृषि भूमि खरीदना सुरक्षित है? कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती, लेकिन ये सबसे मोस्ट सुरक्षित है। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं सर, इसमें कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस किस तरीके से पैसे कमाते हैं? पैसा कमाना सिंपल तरीका है, एक बार जाकर के आपको जाके ज़मीन देखनी है, ज़मीन देखने के बाद फिर उसके बाद जो है उसका टाइम का वेट करना है। जब एक्वायरेशन का टाइम आएगा तो एक्वायर करेगी अथॉरिटी और आपको कंपनसेशन देगी। 20 से 40% के बीच का अगर एनुअल रिटर्न कोई इन्वेस्टर उम्मीद कर रहा है इस चीज़, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स लगानी होगी? तो आप अपने हिसाब ही लगा लीजिए, आज की रेट का तो ये है और हर साल रेट बढ़ता रहता है। ज़मीन कभी सस्ती होती नहीं है। सर जैसे कि मुआवजा चुकाने पर या फिर ज़मीन बेचने पर कोई कर में कटौती होती है? नहीं, इनमें इनकम टैक्स नहीं लगता इसमें कोई भी। तो सर एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या आप ये स्टेप बाय स्टेप हमें बता सकते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि सरकार किसी प्रोजेक्ट को लेकर ज़मीन का अधिग्रहण करती है और उसके एवज में किसानों को जो भी उस ज़मीन का मालिक होता है उसे मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे के साथ साथ उसको कहीं और ज़मीनें दी जाती हैं। यह सिलसिला विकास के पथ पर हमेशा चलता रहता है और कई बार ऐसा होता है कि इसी सिलसिले में लोग इस प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले ज़मीनों को खरीदते हैं और बेचते हैं। इस सिलसिले में कई बार उनके साथ धोखा भी होता है। तो किसी भी इंसान के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो ज़मीन सही खरीद रहा है या नहीं। वो जिस पर्पस के साथ ज़मीन खरीद रहा है क्या वो वाकई उस प्रोजेक्ट के दायरे में आती भी है या नहीं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है और इसीलिए इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने अपने खास मेहमान को बुलाया है, जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड कंसल्टेंट हैं, जो लोगों को बताते हैं कि आपको ज़मीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ पे ज़मीन खरीदनी चाहिए और आने वाले समय में उस ज़मीन का आपको कितना फ़ायदा होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। सर पहली चीज़ तो हम बाकी चीज़ों पे ब्रीफ में जाएंगे, पहले तो मुझे आपकी स्टोरी जाननी है कि आपकी स्टोरी क्या है और ये जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया? बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सोचते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। तो लकीली मुझे एक एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे मैंने देखा कि पैसा बहुत जल्दी जो है ना मल्टीपल होता है वहाँ पे। तो हमने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया 1996 में। तो हमारे को 2000 के आसपास मुआवजा मिला, कोई 6-7 गुने के आसपास। तो वहाँ से हमें एक इंटरेस्ट जागा और लोगों को सलाह देने का भी इंटरेस्ट जागा वहाँ से। तो ये शुरुआत हुई फिर वहाँ से। तो इस तरह से फिर वो एक जगह से वहाँ से पेमेंट जो मिलता था वो आगे लगा देते थे, वो 4 गुना। फिर ज़मीन एक बीघा ज़मीन खरीद मुआवजा मिलता था तो 4 बीघा ज़मीन आगे जाके 10 किलोमीटर फिर हमें मिल जाती थी। तो इस तरह से ये हम लगातार इंटरेस्ट आता रहा इन चीज़ों में और पैसा हमेशा मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन वहीं से आया फिर। अब जैसे कि लोग जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, नोएडा में तेज़ी से हो रहे विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने अपना जो ध्यान है वो एग्रीकल्चरल लैंड्स पर लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में ही और जगह भी इन्वेस्टमेंट किया था तो कंपैरेटिव स्टडी में ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर लैंड में ही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लॉट भी मिलता है साथ में, मुआवजा तो मिलता ही है, ऑल्टरनेट प्लॉट भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था ये। तो इसलिए हम जो है ना प्लान करते हैं इस बारे में। अब जैसे कि सर हम बात कर रहे थे जेवर एयरपोर्ट की, एक ईडा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। वो चाहते हैं कि वेस्टर्न यूपी में पूरे में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए ये एक एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली नज़दीक है। तो इस वजह से ये इन्होंने एक ईडा एक नई एक इंडस्ट्रियल टाउन बताया है इन्होंने। तो जिसमें एयरपोर्ट जो है ना उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। अच्छा, ईडा प्रोजेक्ट में? ईडा में उसका ही एक पार्ट है ये। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़ा मेजर पार्ट है उनका ईडा का। ये प्रोजेक्ट में ही आएगा? हाँ, ये प्रोजेक्ट में ही आएगा। ये भी जेवर एयरपोर्ट भी प्रोजेक्ट ईडा का ही एक पार्ट है। अच्छा, मतलब ये जेवर एयरपोर्ट इसी से जुड़ा हुआ है? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ है, ईडा प्रोजेक्ट से। और क्या क्या चीज़ें होंगी सर इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल होगा। ये इंडस्ट्रियल टाउन है तो इसलिए इंडस्ट्रियल होगा। दूसरे नंबर पर क्योंकि रेजिडेंशियल उसका कंपोनेंट होता है, क्योंकि लोग रहेंगे वहाँ पे तो रेजिडेंशियल भी ज़रूरत है। और तीसरा वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस एक्टिविटीज़ हैं। तीसरा एजुकेशन कॉलेज वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं, वो उनका पार्ट है। तो ये वहाँ पे उनका मास्टर प्लान है ईडा का।
तो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से सेक्टर उन्होंने सारे बनाए हुए हैं। ये 2002 की मास्टर प्लानिंग है ये। अच्छा, मतलब कि हम पूरे मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओके। अब सर जैसे ये जेवर की बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि जेवर पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत धीमे प्रोसेस में चल रहे हैं, वहाँ जगह भी बहुत ज़्यादा खाली हैं। इस पे आप क्या कह रहे हैं? ये सोचने का तरीका है। अच्छा। हम ये सोचते हैं कि जो खाली ज़मीन है जब उनका रेट इतना है, जब भर जाएंगे तो इनका तो बहुत महंगा रेट हो जाएगा, तब लोग खरीद नहीं सकते। आज की डेट में लोग वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो जाना चाहते हैं जिनको पता है कि ये फ्यूचर का शहर है। अच्छा। तो इसलिए अभी हमें खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनमें अभी एक टाइमलाइन है कि ये हमेशा इंडस्ट्रियल टाउन में एक टाइमलाइन होती है, यहाँ तक इनको बनाना जरूरी है। तो उनका भी टाइम कंप्लीट आया नहीं है। जैसे ही कंप्लीट आएगा वैसे ही भरा भरा दिखाई देने लगेगा आपको। तो सर ये जो सारे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, एयरपोर्ट का काम हो रहा है, ईडा का काम हो रहा है, तो कई लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये दिखावा है, कि ये जो चीज़ें हो रही है सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं, वाकई में कोई डेवलपमेंट नहीं है। उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें ये कहेंगे उनको समझ नहीं है, अभी समझ होने में टाइम लगेगा। और वो जो लोग विजनरी होते हैं, जो लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं। जो लोग बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं, तो सैचुरेशन पे आते हैं, तो उनको उसका फायदा मिल नहीं पाता है। तो इसलिए सारा गेम विजन का है, समझ का है, क्योंकि कोई भी सरकार की कोई स्कीम फेल नहीं होती है इस मामले में। हाँ, ये आप श्योर है कि श्योर कोई है। स्कीम जो है फेल नहीं होती। नहीं है। अभी आप एग्रीकल्चरल लैंड्स पे कह रहे थे कि अवसर की बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो ये लैंड्स होती हैं उसमें मौके बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ को हम एक सपोज करो, से फॉर एग्जांपल हम फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट हर एक 7 साल में डबल हो पाता है, उतना एप्रिसिएशन मिल नहीं पाता है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है कि आपको एक एप्रिसिएशन जो है ना, एक साइकिल होता है, उसमें आपको 7 से 8 गुना तक एप्रिसिएशन, 5-6 गुना भी मिल सकता है आपको। अच्छा। 7-8 साल में, 10 साल के अंदर आपको 6 से 8 गुना तक एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये फिक्स होता है सर कि इतना मिलेगा ही, या फिर इसका कुछ रेशियो जो है कम ज़्यादा भी? नहीं, ये बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है रेट। अच्छा, ओके। ये एक्वायरेशन का रेट हर साल बढ़ता रहता है। ओके। तो मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर लैंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो ये एक अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल डिसीजन होगा। हाँ, ये क्योंकि ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। हमारे अराउंड जितने भी ब्लेजर्स हैं या जितने भी हमारे गांव वाले हैं, वो सब इसी स्कीम से बहुत आगे बढ़े हैं। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा एग्जांपल जो आपकी नज़रों के सामने बहुत से एग्जांपल है। आप देखो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जितने भी आपने देखे होंगे लोगों ने, किसान है, किसान आबादी जिनके पास है, ज़मीनें हैं, उनको बहुत पैसा उनके पास एक्वायरेशन से आया। अच्छा। फिर उनको अल्टरनेट प्लॉट मिले उनको। अच्छा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इससे वो चीज़ अब क्योंकि अथॉरिटी ने आने वाले टाइम में जो आउटसाइडर भी हैं, जो किसान भी नहीं है, उनको भी अब अल्टरनेट प्लॉट देना शुरू कर दिया है। Okay. जबकि पहले नहीं था, पहले की स्कीमों में। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं सर, इसमें कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस किस तरीके से पैसे कमाते हैं? पैसा कमाना सिंपल तरीका है, एक बार जाकर के आपको जाके ज़मीन देखनी है। ज़मीन अच्छा। देखने के बाद कागज़ उसके कंप्लीट करने हैं, समझने हैं, उसकी रजिस्ट्री होनी है। फिर उसके बाद जो है उसका टाइम का वेट करना है। जब एक्वायरेशन का टाइम आएगा तो एक्वायर करेगी इस अथॉरिटी और आपको कंपनसेशन देगी और अल्टरनेट प्लॉट देगी। ओके। और ये प्रॉफिट कमाते हैं जो हम लोग, जो मतलब कि जो ज़मीन के मालिक होते हैं, वो क्या है, उनके क्या तरीके हैं? मतलब क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कहते हैं कि कुछ लोगों की मुआवजा हो गया, कुछ और तरीके से खेती वगैरह? वो खेती तो नॉर्मल चीज़ है, आप कमा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है कोई भी। पर उनमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती है उनमें। अच्छा। हाँ, उनमें इनकम आती है सर? इनकम सिर्फ एक ही चीज़ से आएगी, लैंड एक्वायरेशन होगी उसी से ही। अच्छा। हाँ, उसमें क्या क्या होता है? उसमें लैंड एक्वायरेशन होगी तो उसमें आपको लैंड एक्वायरेशन का जो मुआवजा होता है, कंपनसेशन है, वो मिलेगा। ठीक। और प्लस आपको अल्टरनेट प्लॉट मिलेगा वहाँ पे। ओके। 7 से 10% के बीच में। अच्छा। हाँ, अल्टरनेट प्लॉट मिलता ठीक है है। जब जो भी अथॉरिटी उस समय की जो स्कीम होगी। सर ये जो 3 शब्द आपने बोले हैं कि आवासीय प्लॉट और मुआवजा वगैरह, इसको अगर हम व्यूअर्स को सरल शब्दों में समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएं? क्या होता है कि कोई भी ज़मीन एक्वायर होगी, सरकार की पॉलिसीज होती है ज़मीन एक्वायर, लैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसी के लिए ज़मीन जब वो लेती है तो वो उसका एक कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन को हम जनरल वर्ड में मुआवजा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो कोई करीबन 4300 रुपये मीटर भी हो सकता है। आज के टाइम में 4300 रुपये मीटर मुआवजा है उसका, ठीक है ना। आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो प्लस एक अल्टरनेट प्लॉट देती है, जैसे 7%, जैसे सपोज करो कि आपकी 1000 गज जमीन एक्वायर की है, 1 बीघा के करीबन, तो वो आपको करीबन 100 गज का प्लॉट देगी रफली, मोटे तौर से। ओके। मतलब 70 गज से लेकर के 100 गज के बीच में उस समय जो पॉलिसीज होगी। तो ये आबादी का प्लॉट होता है।
ये बहुत कॉस्टली चीज़ होती है, मतलब इसमें इसकी वैल्यूज होती है इसकी, क्योंकि सेक्टर के स्टाइल में बसाया जाता है इसको भी। अच्छा, जैसे नोएडा में जो सेक्टर है, जो रेट है, अलग अलग सेक्टर्स हाँ में हाँ होते हाँ हैं। हाँ। तो सर ये जो विकल्प हैं, ये जो हमारा ईडा प्रोजेक्ट अभी वर्क कर रहा है वहाँ पे, ये ऑप्शंस ये प्रोजेक्ट भी दे रहा है? हाँ, ईडा की ही पॉलिसी है ये। अच्छा, ये ईडा के अंदर सारी जो चीज़ें आएंगी ईडा के अंतर्गत आएंगी ये। अच्छा। तो ईडा ही देगी। ईडा एक अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। और कहाँ तक ये प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी है सर, किस एरिया तक है ये? एरिया ये आगरा तक इसका एरिया है। अच्छा, हाँ, इसका 3 तहसील आती है इसके अंदर। जेवर आएगा, फिर मथुरा के डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा आएगा, कुछ आगरा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा आएगा। ये 3 हिस्से में हम आएंगे लगातार। ओके। और सर आप अगर पर्सनली आपको कोई सजेशन देना हो तो किस ऑप्शन का सजेशन देंगे आप, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट भी हैं? मैं सजेशन यही दूंगा कि जनरली डिपेंड करता है वो क्या है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या है। अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास ज़मीनें बहुत महंगी है इस समय। अच्छा, हाँ, जेवर तहसील में जितनी ज़मीन है बहुत महंगी है, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा उससे आगे जा करके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे जा करके दूसरी तहसीलों में हमें ज़मीन ली जाए, जैसे मांड तहसील में है, तो वहाँ का ज़मीन का रेट जो है 15 लाख रुपए बीघे के आसपास आ जाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके। और करीबन 2031 का उनका मास्टर प्लान है, तो 2031 तक वो एक्वायरेशन का चांसेस पूरा है उनका। अच्छा, मतलब वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे? हाँ, अगर कोई एक्वायर करता है, कोई लैंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी एक्वायर करेगी। मतलब कोई जैसे इन्वेस्टर कोई अगर एग्रीकल्चर लैंड लेता है तो आने वाले समय में उसको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, ओके, ओके। और सर जैसे कोई इन्वेस्टर है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड ले रहा है तो वो किस तरीके के एनुअल रिटर्न की जो है उम्मीद करे? देखो, ये थोड़ा पेशेंस का काम है, ये रोजाना शेयर मार्केट की तरह नहीं है इसे जो देखें हम। अच्छा, हाँ, इसको ये है कि एक 7 साल का, 8 साल का, 5 साल का टाइम दें, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज है, बहुत तेज़ी से भी हट सकती है। एयरपोर्ट के बाद बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि इनको तेज़ी से आने के बाद है एक्वायरेशन फास्ट हो सकता है, या हो सकता है 1-2 साल डिले भी हो जाए। मतलब ये बेसिकली एक्वायरेशन पे डिपेंड। हाँ, एक्वायरेशन अथॉरिटी की प्लानिंग के उस समय उसकी क्या डिमांड आ रही है उसके पास। अच्छा, ओके, ओके। तो एक्वायरेशन पे डिपेंड करता है कि उसको प्लान वहाँ कब लाना है, कैसे लाना है उनको। अच्छा। जैसे टप्पल के पास ये लॉजिस्टिक हब लेके आ रहे हैं बहुत बड़ा, तो उसके पास में ही है, लॉजिस्टिक हब के पास है ये। ठीक है। अब जैसे कि हम ये रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि 20 से 40% के बीच का अगर एनुअल रिटर्न कोई इन्वेस्टर उम्मीद कर रहा है इस चीज़ की, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स लगानी होगी? इसके पीछे सिंपल मैथमेटिक्स है। कोई भी जमीन आज की डेट में आप 15 लाख रुपए बीघा मिलती है, और आपको मुआवजा आज की डेट में ही कोई 40-42 लाख रुपए बीघे का मिल जाता है, और प्लस अल्टरनेट प्लॉट भी मिल जाता है आपको, तो आप अपने हिसाब ही लगा लीजिए आज की डेट का तो ये है। और हर साल रेट बढ़ता रहता है, ज़मीन कभी सस्ती होती नहीं है, बिल्कुल, और ज़मीन हमेशा रेट बढ़ते रहेंगे इसके। बिल्कुल। और आज जितने हैं हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो सारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जितना तेज इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उतनी कीमत बढ़ेगी उसकी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने स्टॉक की मार्केट की बात की। आप इस चीज़ को एग्रीकल्चरल लैंड्स का जो हम ये काम कर रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है, म्यूचुअल फंड से या फिर सोने का जो एक होता है कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे किस तरीके से अलग है और क्या इसको बेहतर बनाता है? ये शेयर मार्केट और उसका बहुत ज़्यादा मैं नहीं इसमें बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऑथराइजेशन नहीं है मेरे को। पर लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी जनरल सेंस है, वो ये कहती है कि ये शेयर मार्केट से भी ये ज़्यादा फास्ट इसका डेवलपमेंट है इसमें। अच्छा, और रिटर्न इसमें ज़्यादा है शेयर मार्केट से भी ज़्यादा। शेयर मार्केट में आई थिंक रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क भी ज़्यादा है, फिर मैं बहुत ज़्यादा ऑथराइज नहीं हूँ चीज़ों को कहने में, समझने में, क्योंकि लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। पर मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये लैंड में जो है ना एप्रिसिएशन ज़्यादा है। अच्छा, एज अ कंसल्टेंट अगर आप किसी को एडवाइस देंगे तो क्या देंगे? तो मैं तो यही कहूँगा हमेशा कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं है, कोई भी है तो वो एग्रीकल्चर लैंड में ही है। अच्छा, सबसे कम एप्रिसिएशन आपको, आप देख लें मार्केट में, सबसे कम एप्रिसिएशन आपको जितने भी अपार्टमेंट में होता है। फिर उससे थोड़ा बढ़िया अपार्टमेंट, जो थोड़ा सा मान लें बेहतर है, वो आपकी शॉप्स वगैरह होती हैं, ऑफिस स्पेस है, उससे और बेहतर है इंडस्ट्रियल है, फिर उसके बाद प्लॉट है, और एग्रीकल्चर लैंड तो सबसे बढ़िया है ही है। अच्छा, ठीक है। अब सपोज सर कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अब उस प्रोजेक्ट के बीच में कोई हिस्टोरिकल लैंड अगर आ जाए तो उस पे कैसे वर्क करेंगे? नहीं, हम प्रोजेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एग्रीकल्चर लैंड एक्वायरेशन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वो अथॉरिटी का काम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका आएगा, उनका एक्वायर करेंगे तो अथॉरिटी। ओके। हम प्रोजेक्ट की बात मतलब
अब बस एग्रीकल्चर लैंड खरीदें और एक्वायर करें। ओके 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 सर, क्या पिछले अधिग्रहणों और भुगतानों के कोई उदाहरण हैं जो आपकी नज़र में हो? हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं सर, मैं चाहूँगी ऑडियंस जाने इस चीज़ को। हाँ, बहुत से उदाहरण हैं। अभी हमारे एक जानकार ने, मैंने दी ज़मीन दिलाई थी उनको, तो उन्होंने 2006-07 में एक ज़मीन ली थी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। उनको करीबन 2 लाख रुपए बीघे उन्होंने ज़मीन ली थी और उनको 8 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिला था। अच्छा। हाँ, 3 साल के अंदर, 2009 में। और उसके बाद कोर्ट के आदेश पे उनको फिर वो 64% का बढ़ के मुआवजा फिर मिला, 500 रुपये, 5 लाख रुपए बीघे का फिर मिला उनको। और उनको अल्टरनेट प्लॉट भी मिला 10%। अच्छा। हाँ। मतलब ये काफ़ी प्रॉफिट हो गया। काफ़ी प्रॉफिट हो गया उससे। सर, अभी आप जैसे मुआवजे की बात कर रहे थे, तो आज का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका मुआवजा रेट क्या है? और अगर हम ये बात करें कि 2020 का जो सिनेरियो था उससे आज के समय में क्या बदलाव आया है एग्रीकल्चर लैंड के लिए? आज का जेवर एयरपोर्ट के आसपास जितना भी जो मुआवजा जो लेटेस्ट इस समय है वो 38.5 लाख रुपए बीघे के आसपास है। अच्छा। हाँ, प्लस इसमें आपके साथ 7 से 10% का प्लॉट भी मिलेगा। ठीक है। ठीक। और 10% प्लॉट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जनरली अमूमन वहाँ पे 50,000 रुपये मीटर का रेट है। तो 10% प्लॉट भी मिल गया आपको, 100 गज का प्लॉट मिलेगा 1 बीघे पे आपको, और तो आपका 50 लाख का प्लॉट हो गया, 38 लाख रुपए बीघे का आपको मुआवजा मिल गया, जमीन भी मिल गई, मतलब प्लॉट अल्टरनेट मिल गया आपको। तो सर, ये जो मुआवजा रेट है, मैंने सुना है कि हर साल जो है बढ़ता रहता है। हाँ, ये बढ़ता क्यों रहता है? बढ़ता, ये सरकार किसान की डिमांड होती है, जमीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अथॉरिटी भी हमेशा बढ़ के ही बेचती है, जो आज बेच रही है अगले साल और बढ़ा के बेचती है, तो किसानों को कंपनसेशन भी बढ़ा के देती है वो। अच्छा। हाँ। ठीक है, मतलब कि ज़मीन की रेट बढ़ती है तो उसके हिसाब से मुआवजे का रेट भी बढ़ता है। तो सरकार जो है किसानों को ये मुआवजा किस तरीके से देती है? सरकार किसानों का सर्कल रेट का जनरली 4 गुना देती है। उस समय जो सर्कल रेट वहाँ प्रिविलेज होगी उसका 4 गुना मुआवजा देती है। और बाकी एक 2 तरह से देती है, या तो रजिस्ट्री के थ्रू देती है मुआवजा, और या फिर एक्वायरेशन के थ्रू देती है। अच्छा। ज़मीन को एक्वायर करेगी तो आपको मुआवजा देगी। अच्छा। और तो सर, ये जो पैसे दिए जाते हैं किसानों को, ये एक मुश्त में जाते हैं या फिर किश्तों में? नहीं, इकट्ठा एक साथ दिए जाते हैं। इकट्ठे दिए जाते हैं। तो इसमें किश्त का कोई चक्कर नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। अब जैसे सर कि अधिग्रहण के बाद जनरली किसी किसान का जो प्लॉट हमने अधिग्रहित किया है वो कितने समय बाद बेसिकली मिल जाएगा, जिसने भी अधिग्रहण लिया है? जनरली अधिग्रहण के 5 साल 6 साल के अंदर मिल जाता है। अच्छा। हाँ, जनरली। ओके। और इसका प्रोसेस क्या होता है सर? इसका अथॉरिटी ही करती है प्रोसेस। हमारे को इसमें कुछ करने, हमारे पास लेटर आता है कि आपको यहाँ किसान आबादी का प्लॉट मिलेगा, और उसके बाद फिर रजिस्ट्री होती है, फिर हमें कब्जा मिल जाता है। रजिस्ट्री के बाद फिर हम मकान बना सकते हैं उसमें अपना। ओके सर, जैसे कि मुआवजा चुकाने पर या फिर ज़मीन बेचने पर कोई कर में कटौती होती है? नहीं, इनमें इनकम टैक्स नहीं लगता, इसमें कोई भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है ये। जितनी भी, हाँ, जितना भी मुआवजा है या कोई भी चीज़ है, ये टैक्स से एग्जम्प्टेड है ये। अच्छा। हाँ, इनकम टैक्स से। तो सर, एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या आप ये स्टेप बाय स्टेप हमें बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। कोई एग्रीकल्चर लैंड, हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड कोई देखनी है, हमें समझना है किसी मीडिएटर के थ्रू, या आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप लैंड में देखने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कितना करना चाहते हैं, 2 बीघा चाहते हैं, 4 बीघा, 10 बीघा चाहते हैं, तो वो प्लान देख करके आपने चूज़ करनी है ज़मीन को। फिर ज़मीन के वो सारे कागज़ जितने भी होते हैं, म्यूटेशन कागज़ होते हैं, सारी ज़मीनों के खसरा खतौनी वगैरह सारे चेक किए जाते हैं। 41, 45, 20 के साथ चेक करते हैं, इनका 12 साल चेक करते हैं। सारे कागज़ों की एक लिस्ट होती है जो चेक की जाती है। अच्छा। तो ज़मीन का जितना भी है क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति बेच रहा है वही किसान बेच रहा है, दूसरा तो नहीं बेच रहा। मीडिएटर कोई नहीं है? हाँ, नहीं, मीडिएटर तो बीच में मिल जाएंगे आपको, पर लेकिन किसान जेन्युइन होना चाहिए आपके लिए, और ज़मीन जेन्युइन होनी चाहिए। तो कोई धांधली वाला सीन ना? हाँ, जिससे कोई चीज़ जैसे डिस्टर्ब ना करे आपको। अच्छा। हाँ, जब तक क्लियरेंस नहीं होगी इन चीज़ों की, उससे पहले ज़मीन खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो ज़मीन जब ये क्लियरेंस मिल जाए सारी चीज़ों का, तो उसके बाद फिर आप उसको एक बयाना दे करके, एक 5% का, 7% का, और आप 4, 5, 10 दिन में अपनी रजिस्ट्री करा लें। अच्छा। हाँ, रजिस्ट्री के बाद फिर म्यूटेशन होता है। ये सिंपल तरीका है इसका। अच्छा। म्यूटेशन आपने, हाँ, दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूटेशन एक ऐसा कागज़ है जो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ता है। अच्छा। सरकार उसी के हिसाब से हमको मालिक मानती है।
जो म्यूटेशन होगा? हाँ, म्यूटेशन होगा। तो ये म्यूटेशन हो गया, खतौनी हो गया, जैसे रजिस्ट्री वगैरह का जिक्र हम करते हैं तो उसमें खतौनी की बात आती है, खसरा की बात आती है। हाँ। तो ये म्यूटेशन, खतौनी, खसरा, ये सब क्या होते हैं? खसरा बेसिकली खेत को बोलते हैं, खेत कौन सा, लैंड पार्सल कौन सा, लैंड हमारी कौन सी है, वो खेत नंबर भी बोलते हैं, कहीं खतौनी नंबर भी, खसरा नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद आप ज़मीन आपकी नहीं हो जाती है जब तक म्यूटेशन नहीं आपके नाम आएगा। उसको एक तहसीलदार, उसको एक कोड, आपको 35 दिन बाद का टाइम मिलता है, वो तहसीलदार की कोर्ट लगती है, उसमें आपको जो है ना अपने कागज़ प्रेजेंट करने होते हैं। तो आपके फेवर में, जब जेन्युइन आपने रजिस्ट्री की है तो आपके फेवर में म्यूटेशन कर देते हैं वो, जो कि एक रिकॉर्ड जो बनता है, सरकार का रिकॉर्ड होता है वो। तो म्यूटेशन हमेशा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्री। हाँ, म्यूटेशन रजिस्ट्री के बाद ही म्यूटेशन होता है। यदि किसी का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है तो वो रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं रहती है उसकी। तो सर, जैसे कि ये जो टोकन की बात हो गई, रजिस्ट्री की बात हो गई, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम ये कैसे सिक्योर करें कि ये जो डील है ये सेफ है? उसके लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर की नॉलेज जो है ना, वहाँ पे जा कर के आप पटवारी से कर सकते हैं, वहाँ पर जा कर के आप तहसील में जा कर के पटवारी से सलाह ले सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। और एक कागज़ की लिस्ट होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो कागज़ सारे होंगे जब भी आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। रजिस्ट्री कराना जब भी बेहतर है आपके लिए। प्रॉपर पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। उसका नक्शा भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और सर, इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग सकता है? इस सारे प्रोसेस में आपको 3 दिन 4 दिन तक लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्यूमेंटेशन के बिना क्या है कि आपके साथ कहीं कोई गलती की वजह से आपको कोई तकलीफ हो सकती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन एग्रीकल्चर लैंड में डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो रजिस्ट्री के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है तुरंत? नहीं, रजिस्ट्री के बाद आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपकी म्यूटेशन के बाद प्रॉपर्टी आपकी होगी। अच्छा। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, म्यूटेशन को हम दाखिल खारिज बोलते हैं सिंपल वर्ड में, जब तक वो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा तब तक ज़मीन के आप ऑनर नहीं होंगे। क्योंकि रजिस्ट्री 12 साल के बाद यदि किसी ने दाखिल खारिज नहीं कराया है, जैसे आपने रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज आपने नहीं कराया है, तो 12 साल बाद ऑटोमेटिक किसान के नाम फिर जमीन आ जाएगी वापस। अच्छा, ये भी प्रोसेस है? हाँ, ये प्रोसेस है। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो जो ओनर उसका एक्चुअल में था, जिससे आपने सेल की थी, हाँ, वो फिर से उसके पास मालिक बन जाएगा वो। तो ये चीज़ जो आप बता रहे हैं सर, ये 12 साल बाद एक ही बार करना पड़ता है या फिर हर 12 साल में? नहीं, ये एक ही बार म्यूटेशन कराना है आपको। अच्छा, उसके बाद जो है कि क्लियर हो जाएगा कि जमीन आपकी है। ठीक है। और जनरली ज़मीन देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, यूपी सरकार की भूलेख ज़मीन, वो भूलेख एक इनका वो वेबसाइट है। अच्छा। उस पर आप जाएं, उसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चुने, फिर उसके बाद तहसील चुने, फिर उसके बाद गांव चुने, फिर उसके बाद अपना खतरा नंबर डाला, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ सामने दिखाई देगा कंप्यूटर पे। अच्छा, सब कुछ मतलब कि आपको कंप्यूटराइज्ड है उसमें। ठीक है, आप अपना सब कुछ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके नाम पे है या नहीं है। ओके। तो सर, क्या ये कृषि भूमि खरीदना सुरक्षित है? कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती, लेकिन ये सबसे मोस्ट सुरक्षित है। ये इसमें यदि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने कंप्लीट है, और एक्वायरेशन में है ज़मीन आपकी, आप ईडा की साइट पर जाके देख के विलेज देख सकते हैं वो विलेज एक्वायरेशन में है कि नहीं है। अच्छा। ये आप अपने आप भी सर्च कर सकते हैं, और एक्वायरेशन में तो आपको मुआवजा हर हालत में मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि ईडा प्रोजेक्ट का ये एक्वायरेशन कहाँ तक है, किस एरिया तक है, ये हम पता कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप ईडा की साइट पे जाएं, ईडा का मास्टर प्लान देखें, और ईडा के विलेज का नाम भी लिखा हुआ, कौन कौन से विलेज एक्वायरेशन में है नहीं है, वो सब उनके पास क्लियर है। अच्छा, तो क्या ये अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है या बाहर? ये सब नोटिफाइड इलाके हैं, 2002 के नोटिफाइड इलाके हैं मोस्टली ये। अच्छा। और एयरपोर्ट भी उसी का ही पार्ट है, और ये सब नोटिफाइड इलाके हैं जो हैं, वो ईडा की साइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन, वहाँ क्लियर है वहाँ पे। तो उन्हीं गाँव में लेनी चाहिए जो ईडा की साइट पे लिखा हुआ है, तो जिससे आपको ये श्योर हो कि आपको यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ऑल्टरनेट प्लॉट भी मिलेगा आपको। तो सर, जैसे ये बात हो रही है कि हमने एक्वायर किया है ज़मीन, कई बार ऐसा होता है कि अवैध कब्जे हो जाते हैं, अतिक्रमण हो जाता है, तो जो खरीदार है वो अपनी ज़मीन कैसे सुरक्षित रखे? जनरली अवैध कब्जे होते नहीं है, योगी सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं होते अवैध कब्जे, पर लेकिन यदि कोई अवैध कब्जा कर भी लेता है तो उसको FIR करा सकते हैं, कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक तहसील में जा करके तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे अवैध कब्जे आपके
हटा दिए जाएंगे। और कोई आपका अवैध कब्जे का मतलब यह है कि लोग कोई खेत जोत बो रहा है आपका, पर मुआवजा आपको ही मिलेगा वो। अच्छा। तो कुछ भी हो जाए, कोई खेत को जोत बो रहा भी होगा ना, तो लेकिन मुआवजा आपको ही मिलेगा, क्योंकि कागज उस पर है नहीं है। मुआवजा आपको ही मिलेगा। हाँ, हमने बहुत सी ज़मीनें खरीदी, हमें आज तक हम कभी ज़मीनों पे नहीं गए और हमें मुआवजा हम लेके घर अपने आ गए। अच्छा। हाँ, हमें पता ही नहीं वो ज़मीन कहाँ है। अच्छा। क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आता है, हम उनके पास जाते हैं और हम एप्लीकेशन लगाते हैं, पूरी कागज लगाते हैं, फाइल लगाते हैं और उसके बाद वो मुआवजा हमें मिल जाता है। अच्छा सर, लेकिन कई बार तो ऐसे भी मामले सामने आते हैं ना कि एक ही ज़मीन जो है कई लोगों को बेच दिया जाता है। तो उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है आपको, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है आपको। और यदि आपके साथ कभी हुआ है तो उसकी एफआईआर भी लिखा सकते हो आप इसको। अच्छा। सब जेल में जाएंगे, लेकिन पर आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट बता देता हूँ मैं आपको। मेन डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको खसराकत होनी चाहिए, जिसमें भी पता चल सके वो किसान का नाम, किसान का एक आईडी चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको इसका 41-45 निकलवाना है उसका, फिर उसका 12 साल निकलवाना है, और फिर उसका एक मैप निकलवाना है, नक्शा। इन सारे कागजों को निकलवा करके फिर एक पटवारी से एक सलाह लेनी है आपने, एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेनी है आपने। तो उसके बाद ही आप समझ पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है ये, और वो भी डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर होने चाहिए। उसके साथ साथ कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, कंसल्टेंट है, तो आपको नॉलेज नहीं है तो कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि कंसल्टेंट के बिना आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। अब जैसे सर कोई कंपनी है, एलएलपी है, कोई एनआरआई है, अगर वो इन एग्रीकल्चरल लैंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है वो? एनआरआई जनरली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनआरआई के लिए एग्रीकल्चर लैंड में खरीदने पर रोक है, और एलएलपी वगैरह का भी एक लिमिट है। इन सब की भी कंपनी बना के आप ज़मीन खरीद सकते हैं, पर इनकी एक सबकी लिमिट है। अच्छा। लिमिट में ही खरीद सकते हैं। और यूपी में एक 62.5 बीघा से ऊपर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, कितने? ये सीलिंग एक्ट लगता है, 62.5 बीघा। अच्छा। और ये सीलिंग एक्ट है यहाँ पे, इससे ऊपर ज़मीन है तो आपकी ज़मीन सरकार एक्वायर मतलब फ्री में ले, क्या होता है सर? ज़मीन वापस ले लेती है सरकार। अगर 62 उससे ज़्यादा है तो? 62.5 बीघा से ऊपर ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार ज़मीन आपसे अच्छा छीन लेती है। अच्छा। तो ऐसी ज़मीनों के लिए ये संयुक्त जो है निवेश है, ये संभव है? कर सकते हैं उसमें, पर यह है कि यहाँ पर जनरली प्रैक्टिस में 1 बीघा से नीचे का रजिस्ट्री होती नहीं जनरली। तो इसलिए जो है ना, सपोज करो कि 1 बीघे से ऊपर है तो को ओनर बन सकते हैं उसमें। ओके सर, जैसे कि ये चीज़ तो हो गई कि हम ओनर बन गए, को ओनर हो गए, लेकिन अब जैसे ये ज़मीन मेरी हो गई है, अभी आपने कहा कि अधिग्रहण करते हैं तो फिर हो जाती है, तो ऐसी ज़मीन पर बैंक से कोई लोन वगैरह ले सकते हैं? एग्रीकल्चर लैंड में कोई बैंक लोन नहीं होता है। होता ही नहीं है? नहीं, परचेज के लिए कोई बैंक लोन नहीं होता है। यदि आपने बैंक लोन जब होगा जब आप ज़मीन खरीद लेंगे, तो आपको खेती करने के लिए बैंक लोन मिल सकता है इस पर। अच्छा, खेती करने के लिए मिल सिर्फ सकता है। खेती के लिए? हाँ। ओके, ठीक। और बाकी परचेज करने के लिए नहीं मिलता बैंक लोन। बाकी कोई और किसी तरीके का अगर लोन लेना चाहें तो? मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे आइडियाज़ है, बैंक लोन नहीं मिलता है एग्रीकल्चर लैंड पे। एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के बाद खेती करने के लिए लोन मिल जाएगा आपको, बस खेती के लिए। तो सर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, जोखिम क्या है? जोखिम नासमझी का है, यदि आपको नॉलेज नहीं है या अच्छा कंसल्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा जोखिम है। और एक अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे वकील या अच्छा एक जो पटवारी जो भी हो, जिसको नॉलेज हो, वही आपको सही गाइड कर सकता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब जैसे कि आपने सरकार के प्लान के हिसाब से अपने लिए ज़मीन जो है खरीद ली, ठीक है, लेकिन अब जो है सरकार का वो प्रोजेक्ट जो है टाइम पे काम नहीं कर रहा है, देरी हो रही है, तो हाँ, ये एक इशू रहता है हमेशा। कभी भी सरकार कभी बहुत जल्दी में ले लेती है, कभी देर में भी लेती है। ये 2-4 साल का हेर फेर रहता है ये। अच्छा, तो इसमें कोई टाइम सरकार को कोई कह नहीं सकता कि आज कहाँ है। तो ये सरकार के प्रोजेक्टों में 4 साल पहले भी एक्वायर कर सकते हैं, 4 साल बाद में भी कर सकते हैं। तो इनका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि इस डेट को खरीदना है, इन्होंने परचेज करना है। और सर मान लीजिएगा कि मास्टर प्लान चेंज ही हो गया और सरकार ज़मीन अधिग्रहण करे ही ना, तो पहली बात तो जमीन अधिग्रहण जरूरत है आज की डेट में। बड़ी मुश्किल से जमीन अधिग्रहण हो पा रहा है। किसान जमीन देते नहीं इतनी आसानी से, जगह जगह एजिटेशन चल रहे हैं। तो सरकार के लिए तो जमीन लैंड बैंक है ना, उसको तो एक्वायर करनी है, उसे इंडस्ट्रियल टाउन बसाने उसे। तो अगर सपोज हम ये मान भी लें कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि मास्टर प्लान चेंज हो गया, उनके प्रोजेक्ट का जो है एरिया चेंज हो गया,
तो फिर सरकार तो तब अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं, जेवर में कहीं आज तक ऐसा चेंज हुआ नहीं, उल्टा बढ़ गई ज़मीन। जो मास्टर प्लान में पहले ज़मीन कम थी, उसके बाद हमेशा बढ़ाई है इन्होंने ज़मीन है। अच्छा। हाँ, हमेशा गांव उन्होंने हमेशा बढ़ाए हैं, एरिया है। जेवर में पहले सपोज करो 200 गांव थे, तो उन्होंने 400 गांव कर दिया अलग अलग। तो एरिया इनका बढ़ता रहता है, घटता नहीं है कभी भी। तो और आज तक की प्रैक्टिस में कभी भी एरिया घटते हमने नहीं देखा। अच्छा, मतलब कि एक्वायर करती हाँ, है पिछले 40 साल में हमने देखा है कभी एक्वायरेशन बढ़ा, इनका गांव के एरिया बढ़ा ही बढ़ा है, घटा नहीं है कभी भी। अच्छा, ओके। और बढ़ाते जाते गांव। ओके। अब जैसे कि एक्वायरेशन का सीन है जो ये कि हम जमीन अधिग्रहण करते हैं, इसका सबसे नकारात्मक पक्ष क्या है? अगर हम एक किस प्रोस्पेक्टिव से, किसान के मतलब लैंड ओनर के प्रोस्पेक्टिव से? दोनों पर्सपेक्टिव से बताइए सर, सरकार के पर्सपेक्टिव में भी और जो जमीन का मालिक है उसका भी। अब बहुत से लोगों को, मेरे हिसाब से दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं। किसान को ज़मीन का अच्छा सा मुआवजा मिल जाता है और प्लस अल्टरनेट प्लॉट मिल जाता है, वो जाके ज़मीन खरीद लेता है उसकी। तो पॉजिटिव पक्ष हुआ ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि नकारात्मक अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि नकारात्मक ये है, बहुत से लोग खेती करना चाहते हैं और खेती नहीं कर सकते वो। अच्छा, भाई एक ही चीज़ है, किसान को तो एक नुकसान है कि उसको जो खेती करना चाहता था, अब खेत वहाँ रहे, एक्वायरेशन हो गया तो खेती नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। और अथॉरिटी का कोई नकारात्मक नहीं, वो तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सारे। अच्छा, और अगर जैसे किसी ने ज़मीन अधिग्रहण की और उसके बाद तुरंत ही नगदी पैसे चाहता है, कैश में? कैश नहीं मिलता, चेक से आता है चेक से भी अगर वो तुरंत ही चेक तो चाहे तुरंत मिल जाता है उनको। ये ऑप्शन है? ऑप्शन मिलता ही यही है, ऑप्शन ही एक ही है। एक ही है? हाँ, एक ही ऑप्शन है। आपका जितने अधिग्रहण होगा, आप अपनी फाइल लगाएंगे, फाइल लगाने के बाद आपको आपकी सारी फाइल जब कंप्लीट हो जाएंगी, अप्रूवल हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि उनको ज़मीन एक्वायर करनी है उन्होंने, इसीलिए तो एक्वायरेशन धारा 4, 6, 9 लगाई है उन्होंने। तो सर जनरली जो पुनर्विक्रय वाला प्रोसेस होता है, ये ज़मीन कौन खरीदता है? किसान, डेवलपर, कौन खरीदता है? इसको इन्वेस्टर खरीदता है ओनली, सिर्फ इन्वेस्टर। क्योंकि यहाँ पर डेवलपर को अलाउड नहीं है ज़मीन खरीदना, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। नहीं, उनको परमिशन ही नहीं है। वो अथॉरिटी से खरीद सकते हैं पर किसान से नहीं खरीद सकते डेवलपर, ना उनको लाइसेंस मिलेगा उस ज़मीन पर। इनको लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ ईडा अथॉरिटी को मिला है सिर्फ, ओके। और किसी के पास लाइसेंस नहीं है डेवलप करने का। तो इसलिए जब भी ये डेवलपमेंट होगा तो ईडा ही करेगी, ईडा से आप ले सकते हो ज़मीन। मतलब कोई भी डेवलपर है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो ईडा से ले सकता है, ईडा से ले, किसान से नहीं ले सकता है। डायरेक्ट किसान से कोई भी जमीन आप नहीं खरीद भी लेंगे तो आपको एक्वायरेशन होगा, वो नहीं मिलेगी। नहीं, एक्वायरेशन हो जाएगा उसका आपका आगे चल के। हाँ, ओके। तो फिर इन्वेस्टर ही खरीदेगा ना, डेवलपर क्यों खरीदेगा उसको? ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में कितना ज़्यादा सही है, मतलब कितना ज़्यादा सरल है? देखो, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछों के लिए बहुत सिंपल लगता है, किसान है उनके लिए बहुत सिंपल है ये। अब जो बहुत अंदर बैठे हुए हैं, जो कभी निकले नहीं ज़मीन नहीं, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है हार्ड हो, पर लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक बहुत इजी नहीं तो बहुत हार्ड भी नहीं है, उनके लिए ठीक है। वो अपनी सामान्य समझ रखेंगे, चीज़ों को देख के चलेंगे तो उनके लिए चीज़ फिर इजी हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देख के चलेंगे, चेक करके चलेंगे, अपना विजडम इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए चीज़ें ईजी हैं। ओके। अब जैसे कि आप एक एग्रीकल्चरल लैंड कंसल्टेंट हैं, तो आप कई केसेस आप देखते रहते हैं, आपके करवाते रहते हैं ज़मीनों का अधिग्रहण। कोई ऐसी समस्या कभी किसी को आई किसी ज़मीन को अधिग्रहित करने में? समस्याएं आती रहती हैं, पर वो लैक ऑफ नॉलेज होती है। समस्याएं जो आती हैं, नॉलेज नहीं होती बहुत से लोगों को, और टाइम ही लगता है। समस्याएं तो तरह तरह की आती रहती हैं, पर ओवरऑल मोस्टली समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, इशू तो आते रहते हैं एग्रीकल्चर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ज़मीनों में हर कहीं ना कहीं, कोई भी ज़मीन हो, कोई फ्लैट हो, कुछ भी हो, सब में समस्याएं हैं। ओके। तो सर ऐसे सिनेरियो में क्या कभी आपको भी किसी फ्रॉड वगैरह का सामना करना पड़ा है? हाँ, एक केस मेरे साथ भी हुआ था। हमें जब नॉलेज नहीं थी शुरू में बहुत पहले, तो हमने वो ज़मीन कैश में खरीद ली थी। अच्छा। चेक से हमने एंट्री नहीं की थी। चेक क्योंकि उस ज़माने में कैश में खरीदी जाती थी छोटी ज़मीनें। तो फिर वो जा कर के उन्होंने उस ज़मीन की फिर वो FIR लिखा दी, तो फिर हमें वो ज़मीन वापस करनी पड़ी फिर वो। अच्छा। और अच्छा, उसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ होगा फिर तो? नहीं, वो ज़मीन का वो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया ज़मीन का। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि वो ज़मीन हमने चेक से पेमेंट नहीं किया था उसको। चेक से पेमेंट करते उसके अकाउंट में जाता तो समस्या नहीं आती। तो वही नॉलेज की कमी की वजह से। वही मतलब मेन चीज़ जो है नॉलेज नहीं है आपको। अच्छा, ठीक है।
तो सर जैसे कि आप अभी ये बात करते खरीदारों का, अभी आपने फ्रॉड का जिक्र किया, तो कुछ ऐसे खरीदार भी मिले होंगे जिनसे अच्छा रिटर्न भी मिला होगा, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता पाएं। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, किसान बहुत से हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और सपोज करो जिस किसान ने भी ना 1996 में नोएडा में इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपये का ज़मीन का उन्होंने एक्वायर लिया 1996 में, फिर 2002 के आसपास वो है उन्होंने 3 लाख रुपए बीघे का मुआवजा लिया, 3.5 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिला उनको, और मुआवजा मिलने के बाद 5 साल के अंदर ही उनको 6 गुना पैसा मिल गया। फिर उसके बाद फिर अगेन इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने। तो ये एक चेन है इस तरह की इन्वेस्टमेंट की। और जैसे कोई व्यक्ति अगर चाहता है इसमें एग्रीकल्चर लैंड्स को अक्वायर करना, तो अगर हम ये मानना चाहें, जानना चाहें कि मिनिमम प्राइस क्या होगी? बेसिकली यदि कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जनरली बहुत महंगी ज़मीन है, 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए बीघे का रेट है। उससे थोड़ा हम दूर जाएंगे, कोई करीबन कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो 20 लाख रुपए बीघा, और दूर जाएंगे थोड़ा सा तो 15 लाख रुपए बीघे के आसपास की ज़मीन हमें मिल जाती है। ईडा के मास्टर प्लान के अंतर्गत। अच्छा, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है, हाँ, ईडा के प्लान के अंतर्गत। और एयरपोर्ट से कोई 30 किलोमीटर दूर हो सकता है, कोई 40 किलोमीटर हो सकता है। जितना हम दूर जाएंगे उतनी सस्ती होती जाएगी ज़मीन आपकी। अच्छा। जितने नज़दीक होंगे महंगी होगी ज़मीन आपकी। तो ये सिस्टम है। अच्छा, अब जैसे कि मास्टर प्लान के अंदर आने वाली जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, अब अगर कोई जानना चाहता है उसके बारे में, उसको खरीदना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे कैसे कंसल्ट करे? ये जनरली क्या है कि ये इसमें एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। किसी को कंसल्ट करना है कि हमारे ऑफिस आ सकता है। आपका ऑफिस कहाँ पे है? मेरा सेक्टर 44 में मेरा ऑफिस है, नोएडा में। क्या सर नाम है कंपनी का? कंपनी का GM एसोसिएट है। अच्छा। तो कभी भी आकर के मैं मिल सकता है, बातचीत कर सकते हैं। ओके। और बात की अपने सोर्स से भी पता कर सकते हैं, और इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रॉपर्टी में जब तक आपको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज हमेशा पूछ के या अच्छे लोगों से मिलके या पटवारी से मिलके या कंसल्टेंट से मिलके ही मिलेगी आपको। इसीलिए हम चाह रहे थे कि जो भी चाहता है अगर कुछ इस तरीके की ज़मीन को अधिग्रहित करना, तो एक बार एटलीस्ट आपसे कंसल्ट तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, तो डैम श्योर कि उन्हें काफ़ी तो फ़ायदा होगा ही। डेफिनेटली मैंने बहुत से लोगों के लिए मैंने कंसल्टिंग की है, और लोगों पे अच्छा खासा उन्होंने अमाउंट लिया है। ज़मीनें भी हैं लोगों के पास, और हमेशा एग्रीकल्चर लैंड किसी भी इंडस्ट्रियल टाउन के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर लैंड के तो कोई इंडस्ट्रियल टाउन बसेगा ही नहीं। तो ये प्राइम चीज़ें हैं, और इंडस्ट्रियल टाउन बसना जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए आज की डेट में नेसेसिटी है। और बनेगा जब ही, और एयरपोर्ट के पास बनेगा जब ही जब ज़मीन एक्वायर होगा, लैंड लेंगे वो, और लैंड आपके पास होगी तो अथॉरिटी अच्छे पैसे देगी आपको उसके लैंड के। तो इस सब के लिए कंसल्ट, तो ये आपके लिए बहुत प्लानिंग से काम करना होगा। आपने दूर का देख के सोचना होगा, तो पैसे आपको मिलेंगे। और मैं तो अलग हटके एक अलग बात भी करता हूँ कि जितनी मुश्किलें, जो चीज़ जितनी मुश्किलों से मिल रही है उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, जैसे अपार्टमेंट है, आपको लोग बहुत दिन भर फ़ोन करते हैं, बहुत से लोग आप देखने चले जाते हैं, गाड़ी से बैठ के जाते हैं, पहुँच जाते हैं, अपार्टमेंट देखते हैं, चले जाते हैं। बैंक लोन भी आसानी से हो जाता है, तो उसमें इतना अप्रिसिएशन नहीं है। आप एग्रीकल्चर लैंड है, आप आसानी से पहुँच नहीं पा रहे वहाँ पे, आपके लिए आपको पता नहीं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई इनके प्रॉपर चैनल नहीं है, कोई आपको कॉल नहीं करता। बिल्कुल। तो फिर आपको अपने प्रयास से ही ढूंढना है उसको। तो फिर वो आपकी उसमें चांसेस ज़्यादा है अप्रिशिएशन के। ओके। अब जैसे सर कि हमारे जो आसपास का एरिया है वहाँ पे कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, आप से फॉर एग्जांपल हमने जेवर के आसपास किसी ज़माने में 2004-5 के आसपास हमने 25 लाख रुपए बीघा ज़मीन खरीदी। आज वो 30 लाख रुपए बीघे ज़मीन का रेट हो गया उनका। हाँ, तो ये अपने आप में स्टोरी है पूरी तरीके से। स्टोरी नहीं बोलो, मतलब अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है ये। ओके। और सर जैसे आसपास के एरिया में अगर हम बात करें, कोई ऐसी परियोजनाएं जो अभी फिलहाल चल रही हो, कोई बेसिक स्ट्रक्चर्स इस पे काम हो रहा है और आपको लगता है कि काफ़ी इंगेजिंग है ये चीज़ें? जैसे जेवर एयरपोर्ट के आसपास कार्गो हब बनना है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना है, फिर रेलवे का बहुत बड़ा टर्मिनल बनना है, और इसके अलावा फ्लाइट कॉरिडोर है इनके पास में, लॉजिस्टिक हब्स बनने हैं बहुत बड़े बड़े इनके पास। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है ये,
आने वाले टाइम में ये जो जितना भी जेवर के आसपास का 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर का एरिया है, बहुत प्रॉमिसिंग लैंड है ये। यहाँ पे बहुत कैसी होगी कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी क्या है कि जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पहले ही से बना हुआ है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक बनना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लिंक बनना है जेवर एयरपोर्ट के आसपास। फिर गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक बना रहे हैं। फिर ये अलग से ये नोएडा से भी एक एक्सप्रेसवे और बना रहे हैं उसके पैरेलल एयरपोर्ट के आसपास। प्लस रेलवे मेट्रो का नेटवर्क जेवर एयरपोर्ट के आसपास आना है। रैपिड मेट्रो भी आनी है, या रैपिड ट्रेन बोल रहे हैं हम इसको, ये फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट के आसपास। तो कनेक्टिविटी तो हमारी सोच से भी ज़्यादा वहाँ आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि जो नोएडा है, हाँ, ये जेवर एयरपोर्ट का पूरा एरिया जो है अगला प्रोग्राम होने वाला है? देखो, ये मेरे लिए कह पाना थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, गुड़गांव होगा नहीं होगा, पर ये मानता हूँ कि ये यूपी का सबसे बेस्ट शहर बनेगा आने वाले टाइम में। हाँ, जेवर एयरपोर्ट, हाँ, क्योंकि मैं दूसरों इतना मैं कमेंट नहीं कर सकता जेवर गुड़गांव के लिए, पर मुझे पता है कि ये यूपी का सबसे, मैं ये मानता था शुरू से ही कि नोएडा जो है ना रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ग्रेटर नोएडा सपनों का शहर है, इससे भी अच्छा बनेगा। जो कमियां यहाँ रह गई थी वो ग्रेटर नोएडा पूरी हुई, और जो ग्रेटर नोएडा में कमियां जो रह गई थी वो ईडा प्लान में वो कमियां दूर कर दी, तो उससे भी बहुत खूबसूरत शहर बसेगा विद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बसेगा। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत नहीं थे नोएडा के या इसके अपना, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा आएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ है, नया शहर बस रहा है, तो मॉडर्न जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने का सोच रहा है और आपको अगर उसे कुछ सजेशंस देने हो तो आप क्या देंगे? सजेशन यही है कि यदि देखो आदमी जनरली ना तो अपने बिजनेस से पैसे वाला बनेगा, ना अपनी सर्विस से बनेगा। अपनी जो सेविंग्स जो कर रहा है उससे पैसे वाला बनेगा, जो रियल एस्टेट में लगा देगा, और रियल एस्टेट में भी जो एग्रीकल्चर लैंड में लगाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग एग्रीकल्चर लैंड है। यदि आपको किसी व्यक्ति को, किसी को भी जो लोगों पे पैसा आ रहा है दिख रहा है, आपको कोई बिजनेस का बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों पे सर्विस का नहीं है, सेविंग्स का जो रियल एस्टेट में उन्होंने लगा दी, और वो पैसा वहीं से आएगा जो आपकी सेविंग है, और प्रॉपर टाइम जगह लगी हो। तो दोस्तों, आप एग्रीकल्चरल लैंड कंसल्टेंट सुधीर गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप कहीं भी अगर ज़मीन को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना होगा, कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी न हो जाए, इन सब का ध्यान देना होगा। आशा करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। फिर किसी और मेहमान के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।